हेलो गाइस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने जेड इफेक्टिव आई मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की। अब हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट्स में लिखे हुए हैं मैंने, इन्हीं से आपको जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके टाइम की बचत हो और ठीक-ठाक नोट्स भी आपको मिल सके जो इम्पोर्टेंट है। और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं लाइक जेईई मेंस के हिसाब से या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे रादर देन द अदर टॉपिक्स, ठीक है? बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारा ही कुछ जो भी इम्पोर्टेंट था सब लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर हुँ, यहाँ पर है आपका एटॉमिक रेडियस, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। तो एटॉमिक रेडियस पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है कि सीधा-साधा आपको समझना चाहिए, रेडियस का मतलब क्या होता है। अगर आप मैथमेटिकली बात करें तो आपका ये सर्कल रहा, तो आपका ये जो सेंटर होता है उससे एक डिस्टेंस होती है, बोलें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो आपकी सरकमफेरेंस तक पहुँचती है, ठीक है? तो हम अगर एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है जैसा कि हमने जेड एफ में भी बताया है, आई मीन जेड इफेक्टिव में भी बताया। तो आपका ये न्यूक्लियस होता है और ये आपकी आउटर मोस्ट सेल होती है। कोई भी जो आपका एटम होता है या लाइक एटम ही बोल सकते हैं, जो आपका एटम होता है तो उसका एक आउटर मोस्ट सेल होती है, तो उसका ये है ना न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की या वैलेंस सेल तक की जो डिस्टेंस है, वो आपकी रेडियस कहलाती है, ठीक? अब ठीक है, जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं देख लेते हैं कि क्या है कि एक्चुअली जो हमारे पास नॉर्मली हम किसी भी चीज़ की रेडियस फाइंड कर सकते हैं, आई मीन एक सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स और लाइक हम किसी भी एलिमेंट की इस तरीके से एक्यूरेट नहीं फाइंड कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हम कोई भी एलिमेंट नॉर्मली देखते हैं, अगर आप बात कर लें हाइड्रोजन वगैरह की या क्लोरीन वगैरह की या नाइट्रोजन की, तो आप देखें कि H2Cl2, N2 HCl मतलब इस तरीके से पाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट दीज़ अलोन लाइक केवल एलिमेंटल फॉर्म में फाइंड करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम एक्यूरेट तो फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल ही है। तो हम क्या करते हैं कि रेडियस को टाइप्स में बाँट देते हैं। तो आपका अ, इसमें टाइप्स में आपका आ जाता है, पहला आता है आपका कोवेलेंट रेडियस, ठीक? तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है, इसमें भी आपके टाइप्स आते हैं। ये आपका पहला टाइप, ए टाइप जैसा कि मैंने दिया है, समझ लीजिए क्या है, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने A2 लिया, आई मीन H2, N2, ठीक। हेटेरो एटॉमिक AB, AB मीन्स कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जैसे कि Na2SO4 लाइक सोडियम सल्फ हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ एक्जिस्ट करता हुआ ऐसा कुछ ले लीजिए H2SO4 वगैरह। तो अगर सपोज़ कीजिए इन द केस H2SO4 अगर ये Xa एंड Xb इक्वल है, Xa Xb क्या हो गया आपका कैटायन एंड एनायन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अगर सेम है, तो आप ये केस ले सकते हैं फर्स्ट वाले में हेटेरो एटॉमिक के लिए। और होमो एटॉमिक में आप जानते हैं A2 लाइक N2 H2 तो उनका रेडियस जो है ना आपका हो जाएगा Ra इक्वल DAB/2 जैसे कि यहाँ पर आप ले लीजिए ये H2 ले लीजिए मान लीजिए कि इस टाइप से ये A हो गया, ये B हो गया। वैसे मैंने B लिखा हुआ है जो आपका हेटेरो एटॉमिक के लिए है। तो उनके बीच की जो कॉमन डिस्टेंस होगी उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा ये किसी भी एक की रेडियस इनर्ट ऐसा मान गैसेस के को चलिए। छोड़ दें तो तो फिर आपको कुछ चीज़ें लगभग बाद में सब पता चलेंगी कि क्यों ऐसा है क्यों एलिमेंटल ले रहे फॉर्म हैं। में फाइंड तो हम करना मान काफ़ी लीजिए कि मुश्किल आपको होता है। बॉन्ड डीएबी है फॉर्म वो में ही आर आपको ए मिल सकते हैं, आर ए आई ठीक मीन है ना? आर ए प्लस तो आर बी है, दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एटॉमिक रेडियस फॉर ए एलिमेंट इन द एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है ना? और एटम तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें जो भी मिलते हैं अगर हम अब बात आती है आपकी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर आपका था एबी। अब जैसे कि यहाँ पर जो था, पहला केस था, इसमें आपका हेटेरो एटॉमिक क्या था, एबी था बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वी कैन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, बट क्या है यहाँ पर कि एक्स-बी या एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स-बी, ठीक है ना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की जो भी बॉन्ड के फॉर्म में है, ठीक? तो हम क्या करेंगे इस तरीके से डीएबी फाइंड करेंगे, उसका एक फ़ॉर्मूला होगा। तो इस फ़ॉर्मूला का नाम शोमेकर एंड स्टैनसन इक्वेशन वी कैन से इट। तो यहाँ पर किस तरीके से Ra प्लस Rb माइनस 0.09 x से माइनस एक्स बी से हम एंगस्ट्रॉम में फाइंड करते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो भी हमें इससे रेडियस मिलेगी इस फ़ॉर्मूले से, वो R बराबर DAB/2 कर देंगे, तो एक एटम की हमें मिल जाएगी, ठीक है? कोवेलेंट रेडियस। अब बात आती है मेटालिक रेडियस की। एक्चुअली ये मतलब मेंस के हिसाब से उतना ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ। फिर आप बात आती है आपकी मेटालिक रेडियस। अब देखिए, कोवेलेंट रेडियस में आपका बॉन्ड इस टाइप से बनता था कि आपका मान लीजिए N2 है, ठीक? H2 है, इस तरीके से। लेकिन मेटालिक में क्या होता है कि मेटालिक में मान लीजिए आपका मेटल का पार्टिकल है, गोल्ड ले लिया, किसी भी टाइप का आप ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक? अब यहाँ पर क्या होगा कि कैटायन होंगे, एनायन होंगे। अच्छा, आपका जो कैटायन रहने वाला है, मान लीजिए कि ये आपका कैटायन है, ठीक? ये आपका कैटायन है। तो इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो क्या होगा कि कहीं रिपल भी करेंगे, कहीं अट्रैक्ट भी करेंगे एक-दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो ये क्या होगा कि हम 2 कैटायन ले लेंगे, इन्हें हम एक्चुअली कर्नल्स बोलते हैं, ठीक? कर्नल बोलते हैं कैटायन को। तो यहाँ पर हम 2 इस प्रकार के कैटायन ले लेंगे, ऐसा और ऐसा। ऐसा मान लेंगे बहुत आपस में लगभग पास ही हैं, मतलब
वैसे तो ऐसा पास ही मान सकते हैं और मानना ही पड़ेगा ताकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। तो हम रेडियस का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के इनके बीच की डिस्टेंस कैटायन की फाइंड करेंगे, 2 कर्नल्स जिन्हें जिन्हें बोल रहे हैं, ये आपका कर्नल्स है, ठीक है? और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है? इस तरीके से आपकी मेटेलिक रेडियस फाइंड हो जाएगी। फिर बात आती है वैन डेर वाल रेडियस की। अब वैन डेर वाल रेडियस कहाँ पे आ जाती है बात? एक्चुअली वैन डेर वाल रेडियस की बात ऐसे केसेस में आ जाती है, मान लीजिए आपके पास ये जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया है N2 N2 N2। अब ठीक है ना, अब N2 कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक? N2 आपका कंबाइंड फॉर्म में है, मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लिया आपने, ठीक है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे क्योंकि ये 2 तो आपस में मतलब बना ही रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस भी कहीं से। लेकिन यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे तो इस तरीके से हम 2 एलिमेंट ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने ये N2 ले लिया और जिसका नियरेस्ट N2 और ले लिया एक, ठीक है? इन दोनों के बीच की एक रेडियस फाइंड की और यही आपका हो जाएगा वैन डेर वाल रेडियस। तो डेफिनिशन लिखिए, डेफिनिशन से थोड़ा-सा और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं कि हाल्फ ऑफ द रेडियस बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड, ठीक है ना? 2 नॉन बॉन्डेड मतलब कि इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, ये बस डिस्टेंस के लिए ऐसा दिखाया है, ठीक है ना? N2 N2 दोनों अलग हैं। ऑफ 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल, ठीक है ना? मतलब पास में, इन द सॉलिड स्टेट। क्यों सॉलिड स्टेट? क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि डिस्टेंस काफ़ी कम रहती है, ठीक है ना? मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम रहती है, इसलिए सॉलिड स्टेट में, ताकि हमें थोड़ा-सा एक्यूरेट रेडियस फाइंड कर सकें। अब यहाँ पर से आप इज़िली समझ सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रेडियस जो है वैन डेर वाल क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली देखने से ही लग रहा है कोवेलेंट है, फिर इनके बीच में ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। फिर मेटालिक रेडियस थोड़ी-सी ज़्यादा होगी क्योंकि रिपल्शन वगैरह हो रहा होगा, हम कर्नल्स ले रहे हैं। फिर आपका कोवेलेंट रेडियस की बात आती है, मतलब जहाँ तक मान लीजिए कि आपका H2 है या N2 है, तो इन द केस आपको थोड़ा-सा रेडियस कम मिलेगी, ठीक है? फिर ऑर्डर ऑफ रेडियस, अब यहाँ से आपका थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट शुरू होता है, जो आपके क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं जेईई वगैरह में। तो अब मान लीजिए कि ये एस ब्लॉक की बात आती है, अब इसे थोड़ा-सा अच्छे से करते हैं। अब आपने एक प्रेडिक्ट टेबल ली, प्रेडिक्ट टेबल का जनरल ऑर्डर पहले समझ लीजिए क्या होता है? ये अज़्यूम कर लीजिए प्रेडिक्ट टेबल है। तो जनरल ऑर्डर क्या होता है रेडियस का, कि रेडियस इस तरीके से और इस तरीके से, मतलब कि पीछे जाने पर बढ़ती है और नीचे आने पर बढ़ती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे जाते हैं तो हमारा ज़ेड-एफ बढ़ता है, ज़ेड इफेक्टिव बढ़ता है। बताया था ना आपको ज़ेड इफेक्टिव का मतलब जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट मतलब कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर होने वाला ये बोले तो जो आपका अट्रैक्शन फ़ोर्स है वो बढ़ता है, तो ऑब्वियसली जब अट्रैक्शन फ़ोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो बाहर से बोले तो संकुचित करेगा, मतलब उसे अपनी तरफ खींचेगा। और आप सोचिए आपके पास एक फुटबॉल है, तो अब ये पूरी ऐसे फ़ोर्स लग रहा है, ऐसे फ़ोर्स लग रहा है, अब इसे अंदर से कोई खींचे, तो कम होने लगेगा ना। तो इसी तरीके से क्या होगा कि पीछे की तरफ आएँगे तो रेडियस बढ़ने लगेगी, या आगे को जाएँगे तो रेडियस डिक्रीज़ होगी, ठीक। और पीछे की तरफ आएँगे तो रेडियस इंक्रीज़ होगी। और नीचे की तरफ क्या होगा कि साइज़ बढ़ता जाएगा, काफ़ी बड़ा होता चला जाए तो इंक्रीज़ होने लगेगी। अब बात आती है एस ब्लॉक में। देखिए नॉर्मल ट्रेंड हमें पता है कि क्या होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम इस तरीके से ये बढ़ रहा होगा, यहाँ पे बढ़ रहा होगा। लेकिन आप जानते हैं इनऑर्गेनिक का मतलब है कहीं न कहीं एक्सेप्शन। अब उन एक्सेप्शन से आपको डील कैसे करना है, मेन चीज़ यहाँ पर ये है, और इनमें से ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहीं न कहीं और ईज़िली करना होता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी-सी कन्फ्यूजन के कारण हम लोग गलत कर देते हैं। देखिए देखिए आपको इतना तो पता है हेलिना कब्र से फरार और बेटा माँगे कार स्कूटर बाप राजी। ये मैंने पहले आपको अच्छे से बताया हुआ है, अगर जिसे नहीं पता है तो एक बार फर्स्ट वीडियो को विज़िट कर लीजिएगा। ठीक है? तो देखिए, एक जो नॉर्मल तरीका है, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कैसे? कि बीई से बैक एरो, ठीक है ना? क्योंकि रेडियस क्या होती है? इंक्रीज़ होती है ना बीई से एलआई की तरफ। रेडियस का इंक्रीज़िंग ऑर्डर क्या होता है? ये वाला, जैसा कि एरो है, ठीक है? फिर एमजी से एनए की तरफ, और अब आपको क्या होगा कि एक उससे नहीं पूछेंगे, आपको एक कंपैरिज़न करके देगा। मान लो 4 एलिमेंट दे दिए, इन्हें कर कीजिए, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इन्होंने क्या किया? एलआई से एमजी की तरफ क्या हुआ? इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इधर से कम, इधर इंक्रीज़, इधर से कम, इधर से इंक्रीज़। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो गए। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर या तो आप एक काम कीजिए, अगर आप ठीक-ठाक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, तो आप इस तरीके को फ़ॉलो करके जाइए या रट के जाइए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे, अभी आप इसका पार्ट टेस्ट देंगे तो ठीक हो जाएगा, इनऑर्गेनिक का भी देंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम यू हैव सो मैनी सब्जेक्ट, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये सब चीज़ें याद रखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए प्रेडिक्ट टेबल को भी एक तरीके से ही याद कराते हैं, क्योंकि आप याद कर सकते हैं। आई एम सेइंग लाइक इफ यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? बट अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी भी ऐसी चीज़ रहती है कि आप भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोशिश कीजिए कि दोनों ही तरीके याद रखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और वैसे ये मेरा एक बनाया हुआ तरीका है, ये अभी आपको बता देंगे, इससे आपको शायद कभी नहीं भूलेंगे आप, 4 बार 4-5 बार बोलेंगे। फिर ये आपका क्या है, ये आइन्स के लिए है, ठीक है ना? तो आपका ये वही है, लीना कब्र से फरार, बेटा माँगे कार स्कूटर। तो इसका क्या है, एक एरो ऊपर, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे। अगर इनमें से कोई 4 दे दिए जाएँ तो इस तरीके से करना है, ठीक? एरो का ऑर्डर कैसा है? ऐसा और ऐसा, मतलब सब में ही, ठीक है? और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ से तो यहाँ से एन तरफ जाएगा, ठीक है? ऐसा मत कीजिएगा कि बस यहाँ से ही लगा दिया। अब देखिए, अब इतना आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है, करिएगा। लेकिन मेरा एक बात ज़रूर मानिएगा, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वो ज़रूर कर लीजिएगा तैयार। क्या है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक? बिहार में तो आप जानते ही हैं क्या होता है
कि किसी के आगे बातों अपने आप ही लग जाता है। अगर लड़की का नाम मान लीजिए किसी का नाम केसर है, तो केसरबा हो जाता है ना? मतलब समझ रहे हैं ना? उनका थोड़ा अलग ही रहता है और सच में अच्छा तो वो लगता है सुन के, बाकी कुछ भी हो। तो यहाँ पर होता क्या है, एक बेली नाम का एक लड़का है और एक केसर केसरबा ही बोल लीजिए, जब बिहारी की बात कर रहे हैं तो बेली यहाँ पर एक लड़का था और कासरबा एक लड़की है। अब वो क्या है कि बेली कासरबा से प्यार करता है, समझ रहे हैं? बेली के कासरबा से प्यार करता है, फिर भी वो क्या है, फिर भी वो इतना अच्छा इंसान है, कासरबा किसी और से करती है या कुछ बात है, मतलब अब वो कासरबा ही जाने, लेकिन फिर भी बेली इतना सही इंसान है कि बेली माँगे ना कि इस कासरबा को, रब से प्यार करता है, तभी भगवान से नहीं बोलता है। या इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है बेली सोचता हो कि भगवान हमारे लिए जो भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हम क्यों माँगे? मतलब भले ही हम प्यार करते हैं, बट भगवान हमें खुद ही दे देंगे वो चीज़। ठीक है, तो बेली कहता बेली बेली BELI माँगे ना कासरबा, ये 2 नाम याद रखना, बेली, कासरबा। कासरबा का रब से, ठीक? बेली माँगे ना कासरबा को रब से। मेरे पास साथ 3 बार बोलिए, बेली माँगे ना कासरबा को रब से, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे कि इसका ऑर्डर, अब आपको ये कैसे याद करना है, ये भाई अलग ही स्टोरी है। देखिए, हर क्लास में ऐसे कुछ टीचर होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं। बोले तो हमारे एचओडी सर हैं, सीएसई के, भाई उनसे ज़्यादा परेशान कोई नहीं करता है, सच में बता रहे हैं आपको। एक लैब भी 2 क्रेडिट के कोर्स में बहुत परेशान करते हैं, बट सबका अपना-अपना है। अपने हिसाब से वो अच्छा ही करते हैं, हो सकता है हमें ना अच्छा लगता हो, ठीक है? तो इसीलिए हमारे क्लास में एक मुगली नाम का लड़का है, बेचारा बहुत परेशान है, कभी-कभी करता है भगवान से कहता है, यार भगवान क्यों यार ऐसे टीचर यार, कुछ समझाओ यार। फिर भी यार वो अच्छा इंसान है, वो सोचता है चलो ठीक है, क्या ही भगवान से कहें, जैसा चल रहा है चलने दो। अब स्टोरी का मतलब तो समझ में आ ही हो गया होगा, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि अरे बे मोगली, मोगली एक लड़का है, बे मतलब बी, अरे बे मोगली, ना कहे, अरे छोड़ दे यार कहना, के सरवा की तरफ से, सर मतलब सरवा मतलब टीचर, यहाँ पर बिहारी में बोलते हैं टीचर को सरवा। अरे बे मोगली, अरे मतलब ऐसे ही मैंने लगाया, अरे बे मोगली, MGLI, ना कह, मत कहो, सरबा मतलब सर की, का मतलब सरबा का, पोटेशियम रब से, भगवान से मत कहो, इसका मतलब होता है गॉड, रब मतलब होता है गॉड, और ना कहे मतलब मत कहो, मोगली एक लड़का है। तो इस तरीके से आप 5-6 बार बोलिएगा, बात मानिए मेरी, याद हो जाएगा आपको। ठीक, अब हम आते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है। ये आपका पी ब्लॉक, इसे देखते हैं। देखिए पी ब्लॉक को मैंने आपको याद तो करा ही दिया था कि बाल गणेश इन थाईलैंड का है, सीता गीता सोनोपुर, नाना पाटेकर अप्सरा सबिंदा सिटी ऑफ, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके नीचे ये भी बता दिया गया था थाईलैंड क्या करने का, बाल गणेश नहाने। देख लीजिएगा पहली वाली वीडियो, फर्स्ट में मैंने यही समझाया था। कहे सीता गीता सुनो प्रभु एक फ्लावर ले आओ, चलो मास्को भी हम चलते हैं, नाना पाटेकर कहते हैं उससे टीपो बनना छोड़ दो, और टेनिस खेलने आंटी आई। हैं? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखिए कि आप पूरा बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इसका पर्टिकुलर तरीका अगर करते तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें करना ही क्या है, थोड़ा-सा आपको ध्यान ही रखना होगा, क्योंकि इतना लेंथी का पूरा वो तो बना नहीं सकते एस ब्लॉक की तरह। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपसे कंपैरिज़न करके ही पूछेंगे, मान लीजिए इन 2 ग्रुप को ले लिया, ग्रुप हाँ, ग्रुप बोल सकते हैं, इन 2 को ले लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, जिससे भी पूछें उस तरीके से आप एरो बना लीजिएगा, ठीक है? यहाँ वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग था तरीका, वो सही था, बट यहाँ पर आपको करना ही पड़ सकता है। अब यहाँ पर